हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज का हम ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। और इसमें बेसिकली हम जो एक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने क्रिस्पर जो Cas9 टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में बात की। आज हम नए क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। इस प्रोग्राम का जो बेसिक आपको बेनिफिट है या फिर हम कहें कि प्रोग्राम का जो मोटो है वह इस रूप में है कि आप हमारे द्वारा जो डिस्कशन किए जा रहे हैं पॉइंट हैं उस पॉइंट को आत्म साक्षात करें, उसको उसके आधार पर अपने आंसर को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले इस वीडियो को आप अपने स्टडी सर्कल में अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि वे बच्चे जो हमारा इस इनिशिएटिव का पार्ट बनकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं, जिनको इनकी इस प्रोग्राम की नीड है, वह इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे, हम आपके लिए इस प्रकार के कंटेंट लेके आते रहें। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ डील करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसके संभावित पॉइंट हो सकते हैं उस आंसर के। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। और किसी भी प्रकार की डाउट के लिए, किसी प्रकार के डाउट सॉल्विंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन को आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको लिख के आप अपने कॉपी पर लिख कर आप पीडीएफ फॉर्म में बनाकर उसे हमारे चैनल पे भेजें, अपने नाम के साथ और डेट के साथ, ताकि हमारी टीम आपके उस आंसर को पढ़े और आपका रिव्यू दे पाए कि आपके अंदर मतलब कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आपको सुधार की आवश्यकता है, क्या इंप्रूव आप कर सकते हो। सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन आपका है कि असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑन इंडियाज एनर्जी सेक्टर। भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का आकलन करें। क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। जैसा कि क्वेश्चन पूछता आया है बीपीएससी एग्जाम में, आपके मेंस में। तो इसमें जस्ट आपको एक आकलन करना है, आपको एक इम्पैक्ट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का और इस तकनीक का भारत के ऊर्जा क्षेत्र में, उसके संदर्भ में चर्चा करना है। तो आप इसका जब फ्रेगमेंटेशन करोगे तो आप ऊर्जा क्षेत्र, इसमें कीवर्ड है आपका, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जो है प्रौद्योगिकी, उसका आधार बनाते हुए आपको आंसर का आकलन करना है। बेसिक ये आपका क्वेश्चन है। तो जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है कि आप जब इस आंसर को देख रहे हो तो क्या आपके दिमाग में आता है? दिमाग में ये आता है कि जो विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा पद्धति हैं, जो तकनीक के माध्यम से डेवलप हो रही हैं, जो ट्रेडिशनल ऊर्जा सेक्टर है या फिर ट्रेडिशनल ऊर्जा पद्धति है, उससे हम मूव हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो सबसे पहले आपने आप में क्लियर होना चाहिए कि ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह क्या है। ऐसे ऊर्जा क्षेत्र जिनमें इम्प्रूवमेंट करके और उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसमें तकनीक का इस्तेमाल करके उसको नवीनीकरण उसका किया जाता रहता है। जैसे आपके सौर ऊर्जा क्षेत्र हो गए, पवन ऊर्जा क्षेत्र हो गए, और आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो ऊर्जा क्षेत्र हैं, इन सब में जो इसके विभिन्न सेक्टर हैं, उसका इस्तेमाल किस प्रकार भविष्य में आने वाले ऊर्जा जो उपभोग है उसके लिए किया जा सकता है, वह आपसे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों ने ऊर्जा उत्पादन और व्यापक सामाजिक आर्थिक पहलुओं, क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक पहलुओं दोनों पर ध्यान देते हुए इस विकास को बढ़ाया जा रहा है। और इसको ध्यान में रखकर जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वह सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो इससे दोनों क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं। उनके प्रभाव का अगर हम आकलन करते हैं तो जस्ट देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इसकी क्षमता वृद्धि किस प्रकार से है, कार्बन उत्सर्जन में कमी, यह भी एक, चूंकि जो एक समस्या इस रूप में भी देखी जा रही है कि कार्बन उत्सर्जन जो है वह बढ़ रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज की जो अवधारणा है
वह विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक जो हैं वह प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य, नवीकरणीय ऊर्जा पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जाए। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा जो एक फ्यूचर को लेकर या फिर सतत ऊर्जा की जो पहल है उसको लाभान्वित करना, उस समाज को लाभान्वित करना, जो आने वाली पीढ़ी है उसको लाभान्वित करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपका ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन में जो सौर, पवन, बायोमास और जल विद्युत सहित नवकरणीय जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी हैं उनमें भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाई है। तो यह जो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, बायोमास हो गया, इनमें विभिन्न प्रकार से चेंजेस लाके दिन प्रतिदिन उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो ऊर्जा वैरायटी है उसमें यह भाग शामिल है। तो इसकी बात की जा रही है। ऊर्जा उत्पादन को इसने बढ़ावा दिया है। क्षमता वृद्धि किस रूप में देखी जाती है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में तेजी से विस्तार देखा जा रहा है। आप देखेंगे कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में इवन विभिन्न प्रकार के नेशनल जो हाईवेज हैं उस पे जो सौर पैनल हैं वो इम्प्लांट किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य की आने वाली किरणों को जिसे पीवीसी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल जो आपके होते हैं, जो ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो पद्धति का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है ऊर्जा की कमी से निपटने के लिए। तो आपने जो क्षमता वृद्धि है इस रूप में दिखाई देती है। इसके माध्यम से आप यह भी देखेंगे कि कार्बन उत्सर्जन में कमी हो रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ऊर्जा सोर्स हैं, जो ट्रेडिशनल ऊर्जा सोर्स रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई देती है कि कार्बन उत्सर्जन एक अति मात्रा में होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है और पर्यावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इससे प्रभावित होते हैं। जो समुद्र में जो निस्तारण किया जाता है आपके ऊर्जा पद्धति के बाद या फिर ऊर्जा निर्माण के बाद, जो समुद्र में निस्तारण होता है गार्बेज का, वह भी कहीं ना कहीं समुद्री जीव जंतुओं के लिए और प्लस जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको डिसबैलेंस करता है। तो इसमें उत्सर्जन की कार्बन उत्सर्जन की कमी होती है नवीकरणीय ऊर्जा माध्यम से। एक पॉइंट ये है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा किस रूप में है? तो स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके भारत अपनी सुरक्षा ऊर्जा बढ़ाता है, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है और वैश्विक ऊर्जा मूल्य में उतार चढ़ाव का जो प्रभाव है उसको कमजोर करता है। तो यह किस प्रकार से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है? यह आयातित जो जीवाश्म ईंधन है उसकी जो मात्रा है उसमें कमी लाकर या फिर उसमें निर्भरता कम करता है और वैश्विक ऊर्जा मूल्यांकन में भारत की स्थिति को बढ़ाता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत 2030 तक जो इसका टारगेट है वह लगभग आपका 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करने का है। तो यह एक बहुत बड़ी हमारा लक्ष्य है जिस पे सरकार प्रयास कर रही है। और 2022 तक, चूंकि हमारा लक्ष्य 175 गीगावाट था, 175 गीगावाट था नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, जिसे 2030 तक 450 गीगावाट में बढ़ा दिया गया है। तो यह सरकार का यह प्रयास दिखा रहा है कि सरकार भी जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए और नवीकरणीय ऊर्जा का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ताकि जो एक आधारभूत एनर्जी सेक्टर है वह आगे बढ़ सके और मानवीय जो ऊर्जा उपयोग है उसे बढ़ाया जा सके। तो इस रूप में यह आपका पॉइंट है। सो ऊर्जा उत्पादन में हमने देखा इसका आर्थिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि रोजगार सृजन करता है यह। जब कहीं भी बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं और वहाँ पर विद्युत संबंधी या फिर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी रोजगार सृजन होता है। आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। जो नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव में कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों को वर्क देता है, दोनों श्रमिकों को कार्य देता है। तो यह कहीं ना कहीं रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है, जिससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह सुदृढ़ होती है। इसी रूप में निवेश के अवसर, चूंकि एक
कहावत भी है, कहा भी जा रहा है कि जो निवेश ग्रीन टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं वह भारत को और भारत जैसे जो विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें एक बड़ा रिटर्न देने वाले हैं। तो यह इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है, जिसमें जो घरेलू और विदेशी निवेश हैं वह आकर्षित होते हैं। तो निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण विकास इस रूप में होता है कि विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास किया जाता है तो कृषि उत्पादन भी जो होता है वह भी बढ़ता है, और साथ ही जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं वो भी बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वह भी बढ़ते हैं, और उस जो फसल का क्वालिटी है वह भी बढ़ता है। तो ग्रामीण विकास में इस रूप में भी होता है, आर्थिक प्रभाव इस रूप में भी पड़ता है। इसका अगर अलग पॉइंट देखें तो जो भी नीति और नियामक वातावरण है जिसमें सरकारी पहल में सरकार खुद प्रमोट करती है सब्सिडी के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेशन है उसमें छूट देकर, और नवीकरणीय खरीद दायित्व के माध्यम से सरकार ये जो है नीति और नियामक जो वातावरण है वह तैयार किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। फिर नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में हमने बात की कि 2022 तक 175 गीगावाट, और 2030 तक जो है 450 गीगावाट जो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है, ये हमारा प्रमुख टारगेट है, और इसको अचीव करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सरकारी प्रयास हैं वह अपने टारगेट को कितना ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। कुछ चुनौतियां हैं जिसमें आप देखेंगे ग्रिड एकीकरण चुनौती है कि जिस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक जगह ऊर्जा का स्टोरेज होता है, तो वह स्टोरेज और उसके ग्रिड एकीकरण में कि एक जगह ऊर्जा का निर्माण हो और वहां से फिर सप्लाई किया जाए, तो उसमें होने वाला जो ह्रास है और जो ग्रिड पैटर्न है उसको भी संचालित करने में और एक एडवांस स्टेज लाने में चुनौतियां पेश की जा रही, चुनौतियां फेस की जा रही हैं, फेस नहीं सॉरी फेस की जा रही हैं। तो यह एक चुनौती है। और अवसर भी इसमें है कि भंडारण के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सेक्टर उभर कर आए हैं जो ऊर्जा एनर्जी में इन्वेस्ट करते हुए, और खास करके ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन ऊर्जा एनर्जी में इन्वेस्ट करते हुए जो भारत का ऊर्जा सेक्टर की डिमांड है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार जिसमें उन्नत सौर पैनल, पवन टरबाइन, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास और अनुसंधान का कार्य जारी है, और यह एक दक्षता प्रदान करके उसमें एफिशिएंसी प्रदान करके उसकी लागत को जो है कम करता है और उसके उपयोग को बढ़ाता है। तो यह इस रूप में भी है। और भूमि और संसाधन संबंधी जो बाधाएं आती हैं चुनौतियों के रूप में कि किसी भी क्षेत्र को रन करने के लिए, किसी भी सेक्टर को रन करने के लिए जो भूमि आवश्यकता होती है उसके संदर्भ में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, और आने वाले भविष्य में जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है वह काफ़ी बेनिफिशियरी रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, और इसका जो ट्रेडिशनल ऊर्जा सोर्स है उस पर निर्भरता कम होगी। तो ये सारे पॉइंट हैं जिस पे हमने चर्चा किया, और ये सारे पॉइंट को जब आप एक्यूमुलेटिव वे से लिखोगे तो आपका आंसर बहुत बेहतरीन प्रस्तुत होगा औरों के कंपैरिजन में। तो मेन आंसर राइटिंग का सबसे जो मेन पैटर्न होता है, जो मेन आपकी फीचरिंग होती है, वो आपका स्ट्रक्चर होता है कि आप कौन से पॉइंट को कंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका आप जब कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में आप जो है कुल मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, जो ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विस्तार और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक स्थायी मार्ग प्रदान करती है। तो यह आपके ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में और पर्यावरणीय जो स्थिरता है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करती है। हालांकि अब जब हालांकि आप लिखेंगे तो चुनौतियों को दर्शा रहे हो कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए ग्रिड एकीकरण, अंतरायिकता और तकनीकी नवाचार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो आप जब इस तरह के शब्द अपने आंसर में प्रस्तुत करते हो तो आपका आंसर औरों की अपेक्षा कंक्रीट होता है, बेहतरीन होता है। तो आप इसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।
और इसका आंसर जो है आप पीडीएफ फॉर्म में बना के अपने नाम सहित और डेट के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबमिट कीजिए। विद इन 72 आवर्स आपको इसका रिव्यू दिया जाएगा। और जहाँ पे भी जो कमजोरियां हैं, जो चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, उस पर हम पर्सनली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, एक नए स्ट्रेटेजी के साथ। हम आने वाले क्लास में इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि जो एक फ्लो की बात की जाती है कि आपके आंसर में फ्लो रहना चाहिए, तो फ्लो चूंकि जो अदर कमीशन है उसमें फ्लो इस रूप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब आपके पास वर्ड ढेर सारे लिखने हो तो फ्लो जरूरी रहता है, साथ ही आपको जो शब्द चयन है वह भी जरूरी रहता है। इस पर चर्चा करेंगे हम। और बाकी फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, इस पे भी चर्चा की जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी सर्कल में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से जोड़िए ताकि वह भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।